को कहा था तो उसने कोई उसके जो क्लास एक अरेंज करनी थी उसने बताया ही कोई नहीं, ने लिफ्ट कराया। तो मतलब है कि उनको चाहिए कि वो उसको बताएं। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है। आपका जो लेक्चर है ये अभी स्टार्ट होने लगा है। तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये जो है हम इंशाल्लाह ताला जो भी डिस्कशन है वो हम इस लेक्चर के बाद करेंगे, असाइनमेंट क्विज़ वगैरह की। तो इंशाल्लाह ताला आपको मैं इस वीक के ऊपर असाइनमेंट्स भी दे दूंगा और आपको क्विज़ेस भी। आप मुझे ये बताएं कि आपके यूनिवर्सिटी में आने का कोई इन्होंने आपको पता चला है कि कब आप लोगों ने यूनिवर्सिटी आना है? नहीं सर, अभी तक तो कुछ भी नहीं पता है सर। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे वुड का जो बाकी था वो था। हमने आपको पिछली दफ़ा बताया था अबाउट, वी हैव टोल्ड यू अबाउट द प्रिजर्वेटिव, दैट विच टाइप्स ऑफ प्रिजर्वेटिव आर अवेलेबल। सम आर ऑयल टाइप प्रिजर्वेटिव्स, जिनके ऊपर आपको पेंट करने की ज़रूरत कई दफ़ा नहीं होती। तो चीप टाइप के भी इनमें जो है वो होता है। फिर वाटर सॉल्युबल प्रिजर्वेटिव होते हैं। सॉल्वेंट ट्रीटमेंट्स आप करते हैं और सॉल्वेंट ट्रीटमेंट भी आप उसे प्रिजर्व करने के लिए करते हैं। और एसिडिक एनहाइड्रेट ट्रीटमेंट होती है जिसकी वजह से जो स्वेलिंग जो होती है उसकी किसी वजह से, और डिके बाय अटैक बाय एंट्स जो है और इंसेक्ट्स है उससे बचाता है। तो ये हमने इसके बारे में आपको पिछली दफ़ा बताया था। अब नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द ट्रीटमेंट प्रोसेसेस that how those preservatives are applied on that wooden surfaces and wood, so that the life of that material is enhanced and increased and prolonged. So surface applications, wood treatment processes are, number one is surface application that we apply with brush and spray method. तो एटलीस्ट इसमें दो कोट्स जो होती हैं वो अप्लाई करते हैं। पहले आप एक उसे करते हैं, उसके फिर दूसरा। हॉट सोल्यूशन ऑफ प्रिजर्वेटिव इज यूज्ड पॉसिबल, वरना लेकिन जो इस तरह के सरफेस एप्लीकेशन के लिए होते हैं जिनको आपने जो है नॉर्मल टेम्परेचर पे करना है तो उसको भी आप यूज़ करते हैं। हॉट इसलिए करते हैं क्योंकि उससे उसकी जो विस्कोसिटी है वो कम हो जाती है और वो कम विस्कस होता है, यानी सॉलेबल हो जाता है। तो वो जो उसके पोर्स वगैरह और जो सरफेस है वुड की, उसके अंदर वो जो ड्राई वुड होती है, सीजन वुड है, उसके अंदर वो चले जाते हैं। तो यूज फॉर हीटिंग मटेरियल ऑन साइट, यूज फॉर ट्रीटिंग मटेरियल ऑन साइट, और द मेथड इज यूज्ड व्हेन नेचुरली रेजिस्टेंट टिम्बर्स आर यूज्ड। जी, स्टोकिंग ट्रीटमेंट है। स्टोकिंग ट्रीटमेंट को का एक और नाम भी है जिसको कहते हैं स्टीपिंग। तो उसमें ये होता है कि सीजन टिम्बर जो होता है उसको प्रिजर्वेटिव के टैंक्स होते हैं उनके अंदर आप 7 से 10 दिन तक रखते हैं। ठीक है, यूज फॉर टिम्बर हैविंग सैपवुड एंड फॉर लाइट एंड मीडियम डेंसिटी टिम्बर। तो नो सैपवुड जो होता है उसके अंदर जो सैप है वो निकल जाता है और उसकी जगह पर ये मुख्तलिफ जो भी आपने उसके अंदर प्रिजर्वेटिव जो है वो उसके अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से वो है। इसमें एक और काम ये भी किया जा सकता है कि इसमें साइड पर कोई मोटर वगैरह लगा दें तो उससे आप वो जो है जो केमिकल है वो उसमें सर्कुलेट होता रहता है, जिसकी वजह से उसका सैप सारा निकल जाता है और उसमें सारा जो प्रिजर्वेटिव वो अंदर तक उसमें रच बस जाता है। हॉट एंड कोल्ड प्रोसेस, इन दिस प्रोसेस टिम्बर इज स्टैक्ड इन टू द टैंक एंड कोल्ड प्रिजर्वेटिव इज रन इनटू द टैंक. The preservative is then heated to 95 degrees centigrade and maintained for a suitable period. After that, it is allowed to cool until the required absorption is obtained. A penetration up to 5 centimeter is obtained. अब इसमें ये होता है कि जो प्रिजर्वेटिव है टिम्बर को पहले आप स्टैक कर देते हैं टैंक के अंदर, उसमें कोल्ड प्रिजर्वेटिव जो होता है उसके अंदर पहले आप रन करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि आप जब उसके ऊपर कोल्ड प्रिजर्वेटिव उसके ऊपर हो जाता है तो उसके बाद दो प्रिजर्वेटिव को आप हीट करते हैं 95 डिग्री पर और मेंटेन करते हैं सूटेबल पीरियड तक। उसके बाद उस सारे जो टैंक है उसको ठंडा कर दिया जाता है
और वो देख लिया जाता है कि एब्जॉर्प्शन कितनी है, तकरीबन 5 सेंटीमीटर यानी 2 इंच तक उसके अंदर पेनिट्रेशन हो, तो आप कहते हैं कि ठीक हो गया। तो ये नॉर्मली 95 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्यों गर्म किया जाता है? वो इसलिए किया जाता है क्योंकि अगर वो वाटर बेस्ड प्रिजर्वेटिव होगा तो उसके अंदर तो फिर आप ये देखेंगे कि उबलने लग पड़ेगा, तो उबलने से जो उसका जो अनइवन किस्म की जो है वो ट्रीटमेंट होगी, और वो उससे मतलब है कि उससे वेपर्स भी उड़ेंगे बहुत ज़्यादा हवा में, जो उसके अंदर केमिकल भी उड़ सकता है जिससे सेहत को ख़तरा हो सकता है। तो इसलिए लगता लाइट चली गई सर की। यही लगता है यार। रोज की 10-10 आयात याद करो अब भैया ना। क्या दे भाईजान? कर ला यार, एक बात तो बता। पूछो। यार आपने डायरेक्टली सर को कह दिया कि सर कोई असाइनमेंट या क्विज ले लें आप, क्या थी वजह इसकी? सर इस दफा मुफ्त के नंबर नहीं मिले ना। आप देखो तो सही, हमारे तकरीबन 10 या तकरीबन 18 मार्क्स जो हैं हमारे क्विज़ेस और असाइनमेंट के होते हैं बीच में, जो 100 में से होते हैं। अब आप सारे वो जो आपका इस बार मैकेनिक्स का पेपर है उसमें 50% मिड से पहले वाला था और 50% फाइनल्स का था। अब 50% जो आप फाइनल्स का है वो तो एब्सोल्यूट मार्क्स होते हैं फाइनल्स के, लेकिन मिड के होते हैं 30 मार्क्स। यार लेकिन तू सिचुएशन देखना, सर्वे की भी पेंडिंग है, अपना क्या कहते हैं एथिक्स की भी पेंडिंग है, ऊपर से ये प्रेजेंटेशन का भी सीन है तूने, और वो बीच में ही। सर वापस आ गए। जी इंटरनेट का प्रॉब्लम हो गया था थोड़ा सा, जिसकी वजह से जो है मुझे इसने आउट कर दिया, और आउट करने की वजह से जो है वो ये प्रॉब्लम हुई। तो खैर अब आई एम बैक टू द लेक्चर। तो एक मिनट। ठीक है, ये आपको आपके सामने स्लाइड आ गई जो मैंने अभी आपको समझा दी है। ठीक है जी। हॉट एंड कोल्ड प्रोसेस आपको समझ आ गया है जी? 95 डिग्रीज के ऊपर क्यों रखते हैं? यस सर। फिर प्रोसेस जिसको कहते हैं प्रेशर प्रोसेस, इसमें क्या करते हैं कि इसको प्रिजर्वेटिव जो है उसको प्रेशर से उस जो टिम्बर है उसके अंदर डाला जाता है, और ये मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ ट्रीटिंग टिम्बर है विद प्रिजर्वेटिव। तो ये भी एक मेथड है जिससे आप उसे किसी जगह पे रख के तो उस टैंक के अंदर आप प्रेशर के साथ उसे गुजारते हैं। पाकिस्तान में नॉर्मली जो है ये प्रेशर ट्रीटमेंट वगैरह बहुत हाई लेवल के ऊपर जो कंपनीज वगैरह हैं वो कर सकती हैं, लेकिन अमूमन मतलब है कि ये जो है वो क्योंकि मुश्किल है, तो इस वजह से कई जो बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनीज हैं अमेरिका में और कंट्रीज़ में, तो वो इसको करती हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि वो फिर आपको अपने वुड की 5 साल की के बजाय वो 6-6 साल 8-8 साल की गारंटी भी देती हैं कि इसे कुछ नहीं होगा, कि 10 साल की भी गारंटी देती हैं। तो इस तरह से, और कई जो स्पेशल किस्म के अमेरिका में हाउसेस बने हुए, वेयर हाउसेस टाइप का सिस्टम होता है, उधर जो आप जाते हैं तो वो आपको लकड़ी की बाकायदा आपको गारंटी लिख कर देते हैं, और आपको कहते हैं कि कुछ प्रॉब्लम हो तो आप आए, उसके अंदर उन्होंने अपनी उसको बाकायदा स्टैंप किया होता है अपनी लकड़ी को, और वो जब भी आपको जो खिड़कियाँ दरवाजे वगैरह बना के देते हैं, तो उन खिड़कियाँ दरवाज़ों में जो लकड़ी इस्तेमाल होती है उसमें बाकायदा अंदर उन्होंने स्टैंप किया होता है अपना
और कोडिंग डाली होती है, तो वो कोडिंग जो है वो उनके कंप्यूटर के साथ मैच करती है। तो अगर आप बाद में भी जाते हैं, कोई प्रॉब्लम होता है, तो आप उन्हें क्लेम कर सकते हैं, वो आपको उसका वगैरह कॉम्पनसेट करके देते हैं। आगे आते हैं जी हम वुड प्रोडक्ट्स में। वुड प्रोडक्ट में विनर्स हैं, प्लाईवुड है, फाइबर बोर्ड्स हैं, पार्टिकल बोर्ड्स और चिप बोर्ड्स हैं, ब्लॉक बोर्ड्स हैं, बैटन बोर्ड्स हैं और लेमिना बोर्ड्स हैं। विनर्स ये होता है कि पूरा उसको जो तना है या जो आपके पास सीजनड वुड है, उसके आप पतले पतले जो परत हैं वो उतार लेते हैं। अब ये जो महंगी किस्म की वुड है, उसके ऊपर से आप परतें जब उतार लेते हैं, उसके स्मॉल स्लाइसेस ऑफ दैट वी मेक, and that is glued on the cheaper type of wood, or sometimes that is glued on the some artificially made board के ऊपर, फिर वो ये veneers ऊपर लगा देते हैं, जिससे आपको ये लगता है कि ये बहुत अच्छी प्रोडक्ट है। और उसके अंदर आप चीपर या ह्यूमैन मेड टाइप की का मटेरियल भी जो है उसके ऊपर भी जब आप ये लगाते हैं, तो इससे एक इफेक्ट आता है कि जिस तरह ये वुडन है। तो thin sheets of wood are peeled off, slides or sawn from a log of wood having attractive or artistic grain arrangement. इसके ऊपर अगर आप देखें तो आपको ये जो लाइनें लाइनें पैटर्न लग रहा है, इसको ग्रेन अरेंजमेंट कहते हैं, ठीक है, या आर्टिस्टिक ग्रेन अरेंजमेंट से आप कहेंगे। तो शीट थिकनेस जो होती है 0.4 मिलीमीटर से 3 मिलीमीटर तक होती है, यानी निहायत पतली से लेकर तो 3 मिलीमीटर तक की वो शीट जो है वो थिकनेस में होती है, यानी 1 सेंटीमीटर का तकरीबन चौथाई वे 1/3 हिस्सा जो है ना वो होती है ये। इसके ऊपर फिर जब आप इसको लगा लेते हैं तो इसमें एक तो हाई क्वालिटी मटेरियल को यूज़ करते हैं, और उसके बाद इसके डेकोरेटिव फिनिश के लिए, यानी इसको करने के बाद फिर इसके ऊपर आप बाकायदा पॉलिश भी करते हैं, और उसके बाद इसको आप बिल्कुल यानी ताकि उसकी एक खूबसूरती और उसकी जो नफासत है वो उभर के सामने आए। और इसमें जो लोअर ग्रेड का मटेरियल होता है उसको आप प्लाईवुड और सिमिलर प्रोडक्ट्स जो हैं उनको बनाने के काम आता है। ये देखिए आप, ये विनियर्स है, ये विनियर आपने इसके ऊपर प्लाईवुड के ऊपर इन्होंने लगाया, इसमें आर्टिस्टिक डिज़ाइन सा जिस तरह का। तो अच्छा, अब इसमें ये कि अगर आपको ये नज़र आ रहा है तो ये जो आर्टिस्ट होते हैं, अब कई ये लाजमी तो नहीं है ये पूरे का पूरा ये पील्ड विनियर जो है कि पूरा उस पूरी प्लाईवुड के साइज़ का हो। फिर क्या करते हैं कि उसमें कई दफ़ा तो ये मुख्तलिफ उनको मैच करके तो उसमें ग्लू लगा के तो उनको पहले ऊपर रखा जाता है, उसके बाद नीचे ग्लू लगाई जाती है और उसके बाद उसको प्रेस किया जाता है। वो सारा प्रोसेस फिर आगे हम आपको दिखाते हैं। अब ये देखें विनर्ड जो ये हैं, ये आपको नज़र आ रहा है कि इसके विनियर्स लगा के तो इनके ऊपर प्लाईवुड वगैरह के ऊपर ये उन्होंने लगा के तो उससे पूरी बिल्डिंग बनाई है। ये अंदर सारे का सारा जो एक बड़ा सा हॉल है, हॉल के अंदर उन्होंने इस तरह पार्टीशन कर दिया, उसमें कोई आर्टिस्टिक सा डिज़ाइन दे दिया, कोई स्टूडियो बना दिया, कोई स्टूडियो अपार्टमेंट्स में आजकल अमेरिका में और कंट्रीज़ में कॉन्सेप्ट है कि लकड़ी से फिर ये अंदर सारे की सारी पार्टीशनिंग कर लेते हैं। उसका बेनिफिट ये होता है कि इफ़ यू वांट टू चेंज दैट पार्टीशन यू कैन ईजीली हायर द सेम कंपनी, वो उतार के तो आपको दूसरी तरह का एक कर देती है, और ये वाला मटेरियल सारे का सारा रीयूजेबल हो जाता है और बड़ा इजीली इसको डिसमेंटल कर लिया जाता है। जबकि सीमेंट का, बजरी का, उसका वेट भी ज़्यादा है और वो ले जाना भी मुश्किल होता है। ये और किस्म के बोर्ड्स हैं, ये जो हैं ये जो है इन पे नीचे वाला आप देखें तो उस पर विनियर हुआ है और उसके ऊपर पॉलिश जो है वो ब्लैक कलर की हुई है, नीचे ये ब्लैक वाला, जबकि ये वाइट वाला जो है इसके ऊपर प्लास्टिक टाइप की कोटिंग हुई है। तो ये जो है ये और तरह का मटेरियल है, जो वाइट वाला या ये बेज कलर का ये और है,
जबकि जो ब्लैक वाला है इसके ऊपर विनियर सा उन्होंने किया हुआ। आगे प्लाईवुड आ गई। अब प्लाईवुड जो है इसके ऊपर आप विनर वगैरह लगाते हैं। तो प्लाईवुड दैट इज मेड अंडर प्रेशर ग्लूइंग टुगेदर ऑफ विनियर प्लाईज इन ऑड नंबर्स टू मेक 3 मिलीमीटर टू 6 मिलीमीटर थिक शीट्स। अब इसमें ये होता है कि आपने एक इस तरह करके ग्रेन वाला और एक दूसरी तरह ट्रांसवर्स वाले ग्रेन वाले, उनको आपने विनियर प्लाईज को लगा दिया। जो चीपर विनियर प्लाईज है उनको दरमियान में लगा देते हैं और ऊपर जो है वो हाई क्लास की लगा दी जाती है। तो ग्रेन्स ऑफ अल्टरनेट लेयर्स एट राइट एंगल टू ईच अदर वो क्या दिया जाता है, यानी एक के ग्रेन्स नॉर्थ टू साउथ हैं, दूसरे का ईस्ट टू वेस्ट है। तो आउटर प्लाईज कॉल्ड फेस प्लाईज और फेसेस। तो फेसेस जो है वो थोड़ा बेहतर बना दी जाती हैं मटेरियल की। यूज फॉर कवरिंग और पैनलिंग ऑफ वुड डोर्स फर्नीचर एंड शटरिंग, इन कामों के लिए इनको आप यूज करते हैं। प्लाईवुड के एडवांटेजेस ये हैं कि इसकी एक तो अपीयरेंस अच्छी होती है, स्ट्रॉन्गर होता है। अगर आप थिकनेस के वुड लें तो वुड में कोई क्रैक्स शेक्स ये चीज़ें आ सकती हैं, तो उसकी वजह से उसमें स्ट्रेंथ जो है उसकी निस्बत जो है वो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्गर भी है और ज़्यादा इलास्टिक भी है। तो इसको आप जो किसी तरह की शेप देकर तो उसके अंदर फिर आप लकड़ी लगा कर उसे करके उसमें ग्लू वगैरह लगा के तो आप मुख्तलिफ शेप्स भी दे सकते हैं। फिर एक और बात ये, क्योंकि इसको आपने हीट से और प्रेशर से ट्रीट किया होता है ग्लू वगैरह डाल के, तो ये बिल्कुल कंप्रेस हुई होती है, इसके अंदर जो वॉइड्स हैं वो कम होते हैं जिधर ये एक दूसरे से ज्वाइन हुई है। तो इसमें ज़्यादा क्लाइमेटिक चेंजेस से ये नहीं अफेक्ट होती और इसमें यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ इन ऑल डायरेक्शंस। जबकि जो वुड है, वुड के अंदर एक डायरेक्शन में तो बड़ा स्ट्रॉन्ग होगा और दूसरे के अंदर वो हो सकता है कि इतना स्ट्रॉन्ग ना हो। तो वुड जो है वो तो बहुत बड़े बड़े साइजेस के अंदर आपको अवेलेबल नहीं होती, लेकिन ये आप इसमें बड़े साइज के अंदर भी आपको अवेलेबल हो सकती है, क्योंकि इसे आपने मैन मेड है, इसमें आपने अंदर केमिकल्स लगा के और ग्लू वगैरह लगा के इसको बनाया होता है। इसमें श्रिंकेज और एक्सपेंशन भी नहीं होती, और ये जब आप नेल इसके अंदर नेलिंग करते हैं तो उससे ये स्प्लिट भी नहीं होते। मतलब है कि किसी जगह पर उसके एनुअल रिंग्स होते या कोई और होता तो उस जगह से वो फट सकता था, या कोई नॉट्स हैं तो वो फट सकता था। तो इस जगह इसमें इस तरह का मसला नहीं होता, क्योंकि ऑल्टरनेट लेयर से ये बना होता। तो प्लाईवुड जो है दो तरह से बनता है, कोल्ड प्रेसिंग मेथड से बनता है और एक हॉट प्रेसिंग से। कोल्ड के अंदर एक एडिसिव्स जो हैं इनके दरमियान में जो होते हैं वो रूम टेम्परेचर के ऊपर लगा दिए जाते हैं और उसके बाद जो है उसको रख दिया जाता है उसके ऊपर। कोई मतलब है कि उसको हल्का सा वज़न रख के ऊपर, जबकि हॉट या ज़्यादा वज़न से इसका चोकटा होता है उसके अंदर भी लगा के तो उसको प्रेस कर दिया जाता है। तो कोल्ड प्रेसिंग के अंदर ये है कि इसको तो जब लगा के आप रूम टेम्परेचर पे करते हैं उसके इसको एक मुख्तलिफ सांचे होते हैं उनमें रख के तो उनको प्रेस कर दिया जाता है। और हॉट प्रेसिंग में है तो ग्लूड विनियर्स आर प्रेस्ड इन लार्ज हाइड्रोलिक प्रेसेस, द लीव्स ऑफ दीज प्रेसेस आर इलेक्ट्रिकली हीटेड। अब जो इनके ऊपर जो एक इनको जब प्रेस करते हैं तो प्रेस करने के नीचे जितने साइज़ का ये है उतने साइज़ की एक वो लगा दिया जाता है हीटर जो होता है वो होता है जो कि इलेक्ट्रिकल से वो हीट होती उससे करते हैं, लेकिन उसको उससे मेंटेन किया जाता है थर्मोस्टेट से। जो अपने टेम्परेचर का एक ग्राफ बनता है उस ग्राफ के हिसाब से उन्होंने उसको हीट करना होता है। ये नहीं कि एकदम ज़्यादा हीट दे दें, आप उसको पहले हीट करते हैं फिर ग्रेजुअली उसे इंक्रीज़ करके फिर आहिस्ता आहिस्ता कम करके, तो इस तरह से वो एक उसका एक पैटर्न होता है जिसको फॉलो करते हैं। अगर वो नहीं करेंगे तो ग्लू जो है वो बॉयल करने लग पड़ेगी एकदम, जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। ये देखिए आपको प्लाईवुड जो है ये नॉर्मली उसकी शक्ल जो है वो आपको नज़र आ रही है। ये ऊपर विनियर ऊपर लग के तो देखें कितना प्यारा सा ये बन गया। मुख्तलिफ आपने उससे चीज़ें वगैरह बना ली। आगे लेमिना बोर्ड्स हैं। लेमिना बोर्ड जो है इट्स अ बोर्ड हैविंग अ कोर ऑफ वुड स्ट्रिप्स 7 मिलीमीटर थिक glued together face to form a slab, which in turn is glued between
2 और मोर विनियर्स, क्योंकि 2 या ज़्यादा विनियर्स के दरमियान इनको रख के तो इनको प्रेस कर दिया जाता है, तो उसको आप जो है ना ये लेमिना बोर्ड्स बन जाते हैं। लेमिना बोर्ड्स आर लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड डू नॉट स्प्लिट और क्रैक इजीली। इनके यूजेस वॉल्स में, सीलिंग में, पार्टीशन में और पैकिंग केसेस में इनको हम यूज़ करते हैं। वॉल्स में, सीलिंग में, पार्टीशंस में और पैकिंग केसेस में। तो ये नॉर्मली जो आप जब इंजीनियर बन जाएंगे और कोई आप इक्विपमेंट वगैरह टेस्टिंग के लिए और मंगवाएंगे तो फॉरेन कंट्री में नॉर्मली लेमिना बोर्ड्स के अंदर ही इनको जो है वो पैक करके तो बेचते हैं। तो इसको आपको समझ आ गई कि किस तरह से ये बनता है। अब लेमिना बोर्ड्स की आगे तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। ये देखें, आगे ब्लॉक बोर्ड्स हैं। ब्लॉक बोर्ड्स में द कोर कंसिस्ट ऑफ स्मॉलर टिम्बर ब्लॉक्स अप टू 25 मिलीमीटर इन विड्थ। पहले वाले में कितना था? इसकी जो यूजेस इसके क्या है? कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे कैरेजेस, बस बॉडीज, मैरीन एंड रिवर क्राफ्ट, फर्नीचर, पार्टीशंस, पैनलिंग, प्री फैब्रिकेटेड हाउसेज एक्स्ट्रा, उसमें आप ब्लॉक बोर्ड्स जो है उनको यूज़ करते हैं। तो उसमें जो अंदर ये जो बोर्ड्स वगैरह मुख्तलिफ आपने लगाए वो 25 मिलीमीटर तक इसका अप टू 25, यानी छोटे भी हो सकते हैं। तो ये है, और ऊपर नीचे विनियर्स लगा देते हैं, उसके अंदर ये लगा दिया जाता है। आगे बैटन बोर्ड्स हैं। बैटन बोर्ड्स आर यूज्ड इन द डोर पैनल्स, टेबल टॉप्स एक्स्ट्रा। आगे चिप बोर्ड है। चिप बोर्ड जो होता है इसमें जो चिपिंग, जो आपका मटेरियल वगैरह जो होता है उसको लेके तो उसमें ऐड करके तो उसको ग्लू वगैरह डाल के तो उससे ये चिप बोर्ड बनाया जाता है। अब नॉर्मली क्या होता है कि चिप बोर्ड जो है ये क्योंकि थोड़ा सा चीपर है और बहुत ज़्यादा डेंस है, तो इसके अंदर आप इसके ऊपर आप ये प्लाईवुड वगैरह लगा देते हैं पतली सी, और उससे इसकी खूबसूरती जो है वो आ जाती है। इसको प्रेस भी कर दिया जाता है और हॉट प्रेसिंग से इसको या कोल्ड प्रेसिंग जिस तरह भी है इसको ऊपर लगा दिया जाता है, तो उसकी वजह से ये यकजान हो जाता है और ये आपको खूबसूरती जो है वो भी देता है। अब चिप बोर्ड का एक और फ़ायदा है क्योंकि चीपर है, तो इसकी एक साइड के ऊपर भी अगर आप प्लाईवुड लगा दें उसको आपको किसी जगह पर यूज़ करना हो तो आपको सेविंग होती है कि एक साइड आपकी जो है वो आपकी बच जाती है, जिसकी वजह से ये चीपर आपको पड़ता है। टिम्बर जो होता है वो मुख्तलिफ रेट्स के ऊपर ड्राई होता है। पाइन्स हैव अ पोरस सेल स्ट्रक्चर, दे कैन बी ड्राइड वेरी क्विकली, ठीक है। टर्न अराउंड टाइम फ्रॉम सा टू स्टोर कैन बी एज लो एज अ वीक, और हार्डवुड्स हैव अ नॉन पोरस सेल स्ट्रक्चर। तो इसमें ये होता है कि द मॉइस्चर मस्ट डिफ्यूज थ्रू द सेल वॉल, तो ड्राइंग कैन बी वेरी स्लो, इट मस्ट बी डन केयरफुली। तो ये इंपॉर्टेंट है चीज़ जो आपको अगर क्वेश्चन पूछता है कोई कि पाइन हैवा कैन बी ड्राइड वेरी क्विकली, तो ये ट्रू होगा फॉल्स होगा? आप कहेंगे ट्रू है। इस तरह अगर कहा जाए कि हार्डवुड्स आर ड्राइड वेरी क्विकली, तो आप कहेंगे नो, ये स्लो होता है, इसलिए इसको आप कहेंगे कि फॉल्स। ये देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्रेन, डायरेक्शन ऑफ ग्रेन। इसमें आपको प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्रेन वो बताएगा कि किस तरह से आपको नजर आ रहा है ग्रेन स्ट्रेंथ एंड स्टिफनेस। यस सर, आ रहा है। प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्रेन, ये डायरेक्शन ऑफ द ग्रेन जो है ये आपको नजर आ रहा है, और ये आपको प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्रेन ये भी हम आपको बताते हैं। ये देखिए, अगर ये जो स्ट्रॉन्ग है पैरेलल टू ग्रेन एंड स्टिफ पैरेलल टू ग्रेन,
पैरेलल टू ग्रेन में ये जो है ये स्ट्रॉन्ग भी है और स्टिफ है, और वीक है परपेंडिकुलर टू द ग्रेन। ठीक है, अगर आप इसको, ये ग्रेन है, इसको आप दाएं बाएं इस तरह खींचेंगे तो ये वीकर है, अगर आप उसको स्ट्रेस या स्ट्रेन के अंदर करेंगे तो उसके अंदर वो स्ट्रॉन्ग है। समझ आ गई आपको ये? ये जिस तरह उसके ग्रेन्स हैं उनके पैरेलल अगर आप खींचेंगे तो वो स्ट्रॉन्ग होगा और स्टिफ भी होगा, जबकि अगर आप उसके ट्रांसवर्स खींचेंगे तो उसके अंदर वो वीक होगा। ठीक हो गया जी? टेस्टिंग ऑफ टिम्बर, सम इंपॉर्टेंट tests which are performed to determine the mechanical properties of timber are tensile strength test, compressive strength test, shear strength test, bending strength test और moisture content। ये चीज़ें जो हैं ये इम्पॉर्टेंट हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। मुख्तलिफ टेस्ट हैं कि आप इनको परफॉर्म करते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ को, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को, shear स्ट्रेंथ को, बेंडिंग स्ट्रेस, बेंडिंग मोमेंट, shear फोर्स और बेंडिंग मोमेंट आप पढ़ चुके हैं। तो shear फोर्स अगर उसके ऊपर लगेगी तो उसको भी, और बेंडिंग अगर आप स्ट्रेंथ जो है उसमें आप देखते हैं तो उसमें होता है, और मॉइस्चर कंटेंट। मेथड ऑफ साइंग टिम्बर, timber may generally be sawn in one of the following ways: ordinary sawing, tangential sawing, radial sawing और quarter sawing। ये मुख्तलिफ, इसके अलावा और भी हैं मेथड्स जो कि आप, जिसमें आप उसे साइंग करते हैं। साइंग का मतलब है कि उसको आरे से चीरना। टेस्ट आपको पता चल गए, टेस्ट आपको रटे होने चाहिए कि कौन कौन से हैं। अगर आपसे पूछा जाए तो आप ये सारे, अगर आपको क्विज में पूछा जाता तो आप ये लिख सकें। ऑर्डिनरी साइंग, टेंजेंशियल साइंग, रेडियल साइंग और क्वार्टर साइंग। ऑर्डिनरी साइंग में ये होता है कि सीधा सीधा जिस तरह भी है उसको आप काट लेते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फ्लैट और स्लैब साइंग। और इसमें एडवांटेजेस क्या है कि ये बहुत इजी है, क्विक मेथड ऑफ साइंग है, इट इज़ मोस्ट इकोनॉमिकल मेथड है और वेस्टेज ऑफ टिम्बर मिनिमम है। तो आप इसको काट के तो उसके बाद आप जो बोर्ड्स वगैरह बनाते हैं तो उसके अंदर आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो मतलब है कि उसके अंदर आप ग्लू करके उसे आप जब यूज़ करते हैं इसको तो दैट कैन बी यूज्ड। लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि जो प्लैंक्स हैं वो दे आर लायबल टू वार्प एंड ट्विस्ट एज अ रिजल्ट ऑफ अनइक्वल श्रिंकेज, क्योंकि अंदर और तरह का वुड है, बाहर और तरह की है, तो जिसकी वजह से सरफेस ऑफ द प्लैंक शोज वेयरिंग फीचर्स। तो ये इसके अंदर एक तो सरफेस जो है इसके ऊपर वेयरिंग फीचर्स नज़र आएंगे आपको, उसके ग्रेन्स वगैरह, और दूसरी बात ये होगी कि इसकी जो श्रिंकेज है वो इक्वल नहीं होगी। ये दो एक प्रॉब्लम्स इसमें होते हैं, वरना ये इकोनॉमिकल, मोस्ट इकोनॉमिकल है। ठीक है, वेस्टेज ऑफ द टिम्बर जो है वो जो है वो मिनिमम है। तो अगर पूछा जाए कि विच इज़ द मोस्ट इकोनॉमिकल तो आप कहेंगे ऑर्डिनरी साइंग, और उसके डिसएडवांटेजेस आपको पता होने चाहिए। टेंजेंशियल साइंग जो है इसके अंदर आप देखें द बोर्ड और प्लैंक्स आर सॉन आउट ऑफ द लॉग टेंजेंशियली टू द एनुअल रिंग्स। एनुअल रिंग को टेंजेंशियली जब वो आप काटते हैं तो उससे ये आपको टेंजेंशियल साइंग मिलती है। ये अडॉप्ट किया जाता है व्हेन एनुअल रिंग्स आर वेरी डिस्टिंक्ट एंड मेडुलरी रेज आर नॉट क्लियरली डिफाइंड। तो उसमें मेडुलरी रेज जो होते हैं वो वीकनेस होती है अगर वो क्लियरली डिफाइंड नहीं है, और आपके एनुअल रिंग्स जो हैं बहुत डिस्टिंक्ट हैं, तो उस जगह पर आप टेंजेंशियल साइंग करते हैं। इसका एडवांटेज ये है कि इकोनॉमिकल है क्योंकि इसमें लेस वेस्टेज है और इन्वॉल्व लेस लेबर है। तो उसमें आप सीधा सीधा उसे मतलब है कि पहले आपने एक ऊपर से एक साइड काट ली, फिर एक साइड काट ली, फिर एक साइड काट ली, इस तरह करके आपने पहले दो साइडें काट ली, फिर बाकी दो साइडें, फिर दो साइडें, फिर दो साइडें, फिर दो साइडें, फिर दो साइडें। इस तरह आप उसे काटते काटते तो आपका अंदर से जो उसका दरमियान वाला हिस्सा है वो पिच जो होती है वो अलहदा आपका हो जाता है और बाकी ये अलहदा हो जाता है। इसका डिसएडवांटेज ये है कि सेक्शंस ऑब्टेन्ड आर वीक एंड डू नॉट सूट फॉर हैवी वर्क एज फॉर फ्लोर्स एक्स्ट्रा। तो जिस जगह पे फ्लोर्स आपने करनी है या जिस जगह पर आपने ट्रसेस बनानी है उस जगह पर ये शायद उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपका नहीं रहता।
फिर रेडियल साइंग है। रेडियल साइंग जो है ना, ये कन्वर्शन ऑफ हार्ड टिम्बर के लिए आप नॉर्मली यूज करते हैं। इसमें द साइंग इज डन पैरेलल टू द मेडुलरी रेज एंड परपेंडिकुलर टू एनुअल रेंज, जिस तरह आपको ये नज़र आ रहा है। तो पहले आप उसे काटते हैं, उसके बाद आप उसके मुख्तलिफ लंबे लंबे उसे परते काट लेते हैं। तो एडवांटेजेस है दैट कट सेक्शन श्रिंक्स एट यूनिफॉर्म रेट एंड वार्पिंग इज देयरफॉर लेस। तो वार्पिंग किस में लेस है? अगर आपसे पूछा जाए कि रेडियल साइंग में और ऑर्डिनरी साइंग में किस में वार्पिंग जो है वो कम है, तो आप कहेंगे कि जी रेडियल साइंग में कम है। ठीक है। तो द वुड इज यूज्ड फॉर हाई क्वालिटी वर्क, इट गिव्स वुड विद डेकोरेटिव इफेक्ट। इसमें आपको डेकोरेटिव इफेक्ट आता है, खूबसूरत होता है, हाई क्वालिटी वर्क होता है। डिसएडवांटेज ये है कि वेस्टेज इज हायर, कॉस्ट ऑफ साइंग इज हायर एंड मोर टाइम इज नीडेड इन साइंग। यानी वेस्टेज जो है वो मैक्सिमम, यानी इसमें बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, वो वेस्टेज भी जो है वो आजकल आपको पता है कि पाकिस्तान में तो बिक जाता है, तो बिकने के बाद, लेकिन इसका नुकसान ये होता है कि वो क्योंकि वेस्ट हो जाता है तो उसकी वो आपको उतने पैसे तो नहीं मिलते। लेकिन ये कई जगहों पर ये जो वेस्ट है इसको भी केमिकल्स वगैरह का मिक्स करके तो कई जगहों पर इसको भी यूज़ किया जाता है चिप बोर्ड वगैरह बनाने के लिए। दूसरी बात है कि कास्ट ऑफ साइंग इज हायर एंड मोर टाइम इज नीडेड इन साइंग, और इसमें आपको थोड़ा सा ज़्यादा टेक्निकल आदमी आपको चाहिए होता है जो ये काम करे, जो उसे कैलकुलेट कर ले कितने बैटन्स निकलेंगी, कितने उसके साइजेस के भत्ते निकलेंगे, सारा कुछ। आगे आपकी आती है क्वार्टर साइंग। इनको आप 4 क्वार्टर्स में करके उसके बाद फिर आप इसको काट लेते हैं। तो डिसएडवांटेज ये है कि टेंडेंसी टू बेंड इन अ ट्रांसवर्स डायरेक्शन, मोर लेबर इज रिक्वायर्ड एंड रिजल्ट इज मोर वेस्टेज। तो मोर लेबर भी आपको चाहिए और रिजल्ट जो होता है वो मोर वेस्टेज में निकलता है। तो इसमें भी वेस्टेज ज़्यादा होती है, लेकिन रेडियल साइंग में सबसे ज़्यादा वेस्टेज होती है। अब ये जो टिम्बर है या जो लकड़ी है, ये आपको किस तरह से मार्केट में किन फॉर्म्स में मिलती है? तो कॉमन मार्केट फॉर्म्स जो हैं वो लॉग, बाक और बैटन, प्लांक, बोर्ड, पोल, पोस्ट और स्लीपर, ये आपको पता होनी चाहिए कि इसके टर्मिनोलॉजी हैं। लॉग है कि ट्रंक ऑफ ट्री लेफ्ट आफ्टर कटिंग ऑल ब्रांचेस को लॉग कहते हैं, वो लॉग कटे हुए को लॉग कहते हैं, उसने तोड़ के काट के फेंक दिया। बॉक है कि रफली स्क्वेयर्ड सॉन लॉग, यानी उसको स्क्वेयर सा कर लेते हैं, उसे बॉक कहते हैं। बैटन, टिम्बर whose cross sectional dimensions do not exceed 5 centimeter in either direction, यानी होंगे लंबे लेकिन उसका जो चौकोर पीस है जो कि आपको नजर आ 5 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर बाय 4 सेंटीमीटर, जिनको बत्ते आप कहते हैं ना, वो ये बैटन है। प्लांक, it is a timber whose thickness does not exceed 5 centimeter but width exceeds 5 centimeter। प्लैंक जो होगा ये फटे जो होते हैं वो प्लैंक, जिसको आप कहते हैं कि एक साइड 5 सेंटीमीटर से कम हो और एक जो है वो 5 सेंटीमीटर से दूसरी बड़ी हो सकती है, तो उसको प्लांक कहते हैं। प्लैंक जो होता है वो जब आप स्कैफोल्डिंग करते हैं किसी जगह पर, आपने जो वो करना है, आप प्लस्तर करते हैं तो उनमें भी वो इस्तेमाल करते हैं, और इस तरह की जगहों पर वो है। फिर इसके अलावा कोई आपने शेल्फ बनानी है उसमें प्लैंक्स यूज होते हैं। बोर्ड, इट्स अ थिन प्लैंक अंडर 5 सेंटीमीटर थिक एंड 10 सेंटीमीटर और मोर इन विड्थ। तो बोर्ड वो होगा जो कि 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा, 4 सेंटीमीटर से 4 इंचेस से ज़्यादा होगा, और उसकी थिकनेस जो होगी वो 5 सेंटीमीटर से कम होगी, 2 इंच से कम थिक होगा। तो ये आपसे इंचेस में भी पूछा जा सकता है और उसमें भी पूछा जा सकता है सेंटीमीटर। पोल, इट्स अ लॉन्ग सॉलिड स्ट्रेट टिम्बर ऑफ अ ट्री 10 to 30 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड ग्रेजुअली टेपरिंग। पोल वो होगा जो कि नीचे से तो वो पूरा सॉलिड है, स्ट्रेट टिम्बर ऑफ अ ट्री का 10 से 30 सेंटीमीटर डायमीटर में, और वो टेपरिंग है, यानी आहिस्ता 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 उसकी जो ऊपर जो उसकी डायमीटर है वो कम होता जा रहा है।
उसको पोल कहते हैं। तो ये आप उसे जो होता है गोल भी हो सकता है और ये चकोर भी हो सकता है। नॉर्मली ये इसको आप चकोर काट के तो उसे पोल के तौर पर आप उसे ऊपर तक लेकर जाते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि उसकी ज़रा एक तो आपको लकड़ी जो है वो कम इस्तेमाल होती है और पोल में, और दूसरे उसे ले जाना भी दूसरी जगह पे आसान है, और वो उसको जिस पर्पस के लिए आप ले जा रहे हैं, आपने उस पर इलेक्ट्रिकल लाइंस लगानी है या आपने उस पर जो है वो टेलीकम्युनिकेशन की लाइंस लगानी है, उसके लिए उसका वज़न कम हो जाता है, आपको इकोनॉमिकल पड़ता है। पर हवा वगैरह जब चलती है तब भी वो उसमें ज़्यादा बेहतर जो है वो रिस्पॉन्स करता है। पोस्ट टिम्बर यूज्ड इन अपराइट पोजीशन इन बिल्डिंग फेंस और अदर स्ट्रक्चरल वर्क्स। तो पोस्ट आपने देखा होगा, पोस्ट के तौर पे यानी टिम्बर जो होता है उसे आप सीधा खड़ा कर देते हैं, और खड़ा करके तो मुख्तलिफ डिस्टेंसेस के ऊपर उसे ज़मीन में क्रॉसिंग वगैरह करके या उसकी चारिंग करके उसे ज़मीन में दबा दिया जाता है। आजकल ये है कि उसको कंक्रीट वगैरह में भी दबा दिया जाता है। इसके अलावा और भी उसके है कि उसके ऊपर प्लास्टिक लगा के तो उसके बाद उसे डाल दिया जाता है। तो वो आप जब उसे पोस्ट जो है उसे बनाते हैं तो बिल्डिंग फेंस में या अदर स्ट्रक्चर वर्क में, तो वो फिर उसको उसके ऊपर बारबर्ड वायर या वायर्स या स्टील शीट्स जो भी आपने लगाना आप लगा सकते हैं। स्लीपर पीस ऑफ टिम्बर यूज्ड एज ट्रांसपोर्ट सपोर्ट अंडर रेल्स इन रेलवे लाइंस, उसको स्लीपर कहते हैं कि टिम्बर जो है जो ट्रांसपोर्ट सपोर्ट है रेलवे, जिसके ऊपर आप स्लीपर के ऊपर गद्दा वगैरह डालकर तो आप सो जाते हैं, और कई दफ़ा जो अच्छी क्लासेस हैं उनके अंदर गद्दा लगा भी होता है। तो वो अमूमन ये है कि लोग पहले अपना गद्दा लेकर जाते थे और वो उस पर लकड़ी के ऊपर डाल लेते थे और उस पर चादर डाल के आराम से लेट के तो आराम करते हुए दूसरे शहर में पहुंच जाते थे, तो उसे स्लीपर कहते हैं। तो आज का आपका इसका ये जो टिम्बर है ये तो ख़त्म हुआ। तो टिम्बर ख़त्म होने के बाद हम इसको मैं बंद करता हूँ इसको, और उसके बाद फिर आपकी रिकॉर्डिंग जो है इसको स्टॉप करके उसके बाद एक नई रिकॉर्डिंग जो है वो स्टार्ट की जाएगी जो कि पेंट के लिए होगी। तो वो पेंट वाली रिकॉर्डिंग जो है वो फिर अभी हम आपकी स्टार्ट करते हैं।